गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए थर्ड ईयर। हम पढ़ रहे हैं स्टोरीज अपनी। हमारी अगली स्टोरी है बर्थडे। बर्थडे हमारी अगली जो स्टोरी है, हमने अभी तक जो स्टोरी पढ़ ली है वो हमारी है द सॉरेड रूट्स, माई बिलवेड कॉरिडोर एंड ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट स्टोरी है आपकी बर्थडे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे और इनके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी आप इसके साथ साथ में पढ़ते जाना। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। तो इसके जो ऑथर है, लेखक है, वो कौन है? वाइकोम मोहम्मद बशीर। क्या नाम है उनका? वाइकोम मोहम्मद बशीर। ठीक है, वाइकोम मोहम्मद बशीर 1908 टू 1994। ठीक है, द फुल नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बाय राइटर वॉज वाइकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? वाइकम मोहम्मद बशीर। बर्थडे स्टोरी के जो राइटर है, लेखक है, उनका नाम है वाइकम मोहम्मद बशीर। हु वाज बोर्न इन 1908। बोर्न इन कब जन्म हुआ था उनका? 1908 में उनका जन्म हुआ था। ही wrote इन मलयालम, और वो किस में लिखते थे? wrote मलयालम में वो लिखते थे। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इनका जो है ऑथर का इंट्रोडक्शन है। आपको अगर डिटेल से पढ़ना तो आप इसको नेट पे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको डिटेल से इनके बारे में और भी डिटेल इनकी मिल जाएगी। तो ये किस में लिखते थे? ब्रॉड इन मलयालम। हिज राइटिंग हैव बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आल्सो। उनकी जो कहानियां हैं, जो लिखी गई है, वो किस में ट्रांसलेट की गई है? इंग्लिश में भी उनकी ट्रांसलेशन होता आया है। तो मलयालम ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रांसलेट इन इंग्लिश आल्सो। जिनकी कहानियां किसमें? इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो हुई हैं। लिखते किसमें थे वो? मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा में लिखते थे और उनकी कहानियों का ट्रांसलेशन किसमें किया गया है? इंग्लिश में भी किया गया है। He was a freedom fighter also that's why the theme of his fiction writing are based much on his first hand experience gained for the freedom struggle। वो क्या बताए जा रहे हैं? वो इस तरीके से एक स्वतंत्र सेनानी थे। वो एक क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे वो? फ्रीडम फाइटर थे। इस वजह से, फ्रीडम फाइटर होने की वजह से, उनकी जो लेखन है, जो लिखने की जो कला है, जो कल्पनात्मक जो लेखन है और कथात्मक जो लेखन है उनके, मतलब इमेजरी जो करते हैं, वो इमेज करते हैं, जो किस तरीके की, उनका बेस किसके ऊपर है? स्वतंत्रता सेनानियों के टाइप की उनकी कहानियां लिखी गई है।
स्वतंत्रता संघर्ष में प्राप्त किए गए व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। जो उन युद्ध के अंदर लड़ाई में वो फ्रीडम फाइटर रहे हुए थे, तो उन युद्धों में, उन लड़ाइयों में जो उन्होंने अपने अनुभव, एक्सपीरियंस प्राप्त किए थे, उनके ऊपर ही उन्होंने अपनी जो स्टोरीज हैं वो लिखी है। तो क्या देखा जाता है कि हम देख सकते हैं हिज फिक्शन his fictional writings are based much as on his self experience गेन जो उन्होंने प्राप्त किया कब, फ्रीडम स्ट्रगल में। फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम का जब स्ट्रगल चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पर उनके फिक्शनल राइटिंग, जो उनके लेखन है, लेखन जो लिखने की उनकी कला है, वो किस पे बेस है, सेल्फ एक्सपीरियंस, उनके खुद के अनुभवों से, जो फ्रीडम फाइटिंग में, जो लड़ाई के टाइम उन्होंने गेन किया, प्राप्त किया, उनके खुद के अनुभवों पे ही उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है वो ज्यादातर उन्होंने लिखी है। ठीक है। He has supposed the theme of the bound of affection and the effective of the poverty leading the leave such people to misery। ठीक है। उसने प्यार के बंधनों और गरीबों के प्रभावों ऐसे लोगों के जीवन की पीड़ा ले जाती है जो समन्वित कथानक प्रस्तुत करते हैं। उनके जो लेखक हैं उनके अंदर किस तरीके की है, जो गरीब लोगों के जो प्रभाव हैं, गरीब पॉवर्टी में, जो गरीबी में जो लोग जी रहे हैं, उनके जो एक तरीके की मनोदशा है, वहाँ के आपसी प्यार जो है उन लोगों के बीच में, रहने वाले लोगों के बीच में, तो उनके ऊपर आधारित है उनकी जो कहानियां हैं। अब उनके जो वर्क है हम देखते हैं, स्टोरी देखते हैं उनके। मेन स्टोरी उनकी जो है वो कौन सी है, अम्मा, एक है उनकी अम्मा एंड बर्थडे। रिलेटेड to his early life bears his author story। उनकी जो कहानियां हैं वो किससे है, प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। ये दोनों स्टोरी उनकी अर्ली लाइफ से संबंधित है। किससे है, रिलेट टू हिज अर्ली लाइफ। ठीक है। ये दोनों जो स्टोरी है उनकी, वो उनकी प्रारंभिक जीवन, जो उनका शुरुआती जो जीवन था, उनसे ये दोनों कहानी उनकी रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है। एक है उनकी आगे जो है वो है द ऑथर स्टोरी द वॉल्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड। जो उनकी जो दूसरी कहानी है, अलग मानसिक स्थिति में लिखी हुई है। द वॉल्स कौन सी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बीच में, The walls is different frame of mind। जो उनकी अगली स्टोरी है वॉल्स नाम से है, वो उनके एक अलग मानसिक स्थिति थी, उस टाइम पे लिखी गई है। ये जो कहानियां लिखी गई है ये उनके अपने प्रारंभिक जीवन से रिलेटेड लिखी गई है, और वो वाली स्टोरी जो है, ये वाली जो है, वो उनकी थोड़ी अलग स्थिति में लिखी गई है। He left for his heavenly abode in 1944। 1994 में 1944 में
उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है। मेकिंग ए गुड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थ्रू द ट्रांसलेशन मेड ऑफ हिज राइटिंग। अपने जो हिंदी जो अनुवाद थे, रचनाओं में अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में भारतीय लेखन साहित्य का अच्छा योगदान उन्होंने इसके उपरांत उन्होंने दिया। मतलब कि जो भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य जो है उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इसमें अच्छा योगदान उन्होंने दिया है। तो हमने अभी तक क्या देखा है, इंट्रोडक्शन के अंदर ऑथर के इंट्रोडक्शन में फुल नेम उनका जो है, आप शॉर्ट नेम उनका है वीएम बासी। वीएम, ठीक है, वीएम बासी उनका शॉर्ट नेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, इस फुल नेम वाज वाकिम मोहम्मद बासिर। ठीक है, वाकिम मोहम्मद बासिर फुल नेम है। ठीक है। बर्थ में इनका आप लिख सकते हो 1908 में इनका जन्म हुआ था और ये किस भाषा में लिखते थे, मलयालम भाषा में। इनकी जो राइटिंग्स है वो मलयालम भाषा में लिखी जाती है। यहाँ तक समझ में आया कि मलयालम भाषा में लिखते हैं, जिसका ट्रांसलेशन किस में किया जाता है, इंग्लिश में भी उनका ट्रांसलेशन अच्छे से किया गया है। फिर ये क्या थे, एक तरीके के फ्रीडम फाइटर थे। युद्ध जो फ्रीडम फाइटर कब हुआ था, जब 1947 के जो युद्ध हो रहे थे, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो लड़ाइयाँ हो रही थी उससे पहले, तो उसमें भी ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से वहाँ पे उनकी जो बेस था, उनकी जो सेल्फ एक्सपीरियंस था, लड़ाइयाँ देखी उन्होंने, लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, तो उससे जो उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ था, तो उनकी कहानियों का जो बेस था वो किस पे आधारित होता था, फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम फाइटर की जो कहानियाँ होती थी, फ्रीडम स्ट्रगल्स पे जो कहानियाँ होती थी, उनके ऊपर उनकी कहानियों का आधार हुआ करता था। अब हम देखते हैं मेन स्टोरी इनकी। मेन स्टोरी में एक इनकी है अम्मा, दूसरी है बर्थडे। ठीक है, अम्मा जो कहानी है और बर्थडे जो स्टोरी है, बर्थडे अपने कोर्स में जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट आगे, वो जो स्टोरी है वो दोनों रिलेटेड है इनकी अर्ली लाइफ, शुरुआती जो जीवन होता है उससे संबंधित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अम्मा मीन्स होता है माँ और बर्थडे मीन्स जन्मदिन। ठीक है, तो जैसे कि दोनों कहानियों से हमें पता चल रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है कि माँ से जुड़ी हुई कहानी है, बर्थडे से जुड़ी हुई कोई कहानी, इसका मतलब उनकी अर्ली लाइफ से जुड़ी हुई वो कहानी है। नेक्स्ट स्टोरी है उनकी द वॉल्स, हिज डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। उनकी मानसिक स्थिति, वॉल्स मीन्स दीवारों की। ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति उस टाइम क्या थी, डिफरेंट थी, कुछ अलग टाइप की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने जो कहानी लिखी थी वो थी कौन सी, द वॉल्स। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये हमने उनकी कहानियां देखी और उसके बाद में जब 1944 में उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है, देहांत होने के उपरांत उनकी मतलब आफ्टर डेथ जो उनकी कहानियां थी वो किसमें, इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता था, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश थॉट्स, हिंदी के जो थॉट्स होते थे, विचार जो होते थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो उसमें उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने लेखक के बारे में पढ़ा। अब स्टोरी आपकी है इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। स्टोरी में आपके है बर्थडे स्टोरी का हम क्या पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Introduction to the story. It is a popular short stories by वंकिम मोहम्मद वासिर। ये वंकिम मोहम्मद वासिर की क्या है, पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज है, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है,
यहीं पे हम इसको शॉर्ट स्टोरीज में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। समझ में आ रहा है स्टोरी? तो क्या पढ़ रहे हैं? इट इज ए पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज बाय वंकिम मोहम्मद बासिर। वंकिम मोहम्मद बासिर की ये एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस छोटी सी एक कहानी है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1944। कब पब्लिश हुई थी ये? पब्लिश्ड इन 1944। कब प्रकाशित की गई थी? 1944 में ये प्रकाशित हुई थी। Originally, the story was written in Malayalam, which was translated into English by Samuel Mathi। सैमुअल मैथी के द्वारा ये कहानी किसमें लिखी गई है? मलयालम में लिखी गई है। मलयालम, रिटन इन मलयालम, ठीक है, मलयालम में लिखी गई है और ट्रांसलेट की गई है ट्रांसलेट इन इंग्लिश। किसके द्वारा की गई है ट्रांसलेट? ये सैमुअल मैथी, ठीक है, सैमुअल मैथी के द्वारा इंग्लिश, मलयालम से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। This story gives a detailed account of a day in the narrator's life। narrators जो लिखने वाले जो हैं, लेखक जो है, उनके जीवन की ये एक बहुत ही मतलब एक दिन का विस्तृत वर्णन देती है। जो लेखक है, नैरेटर है, उनके जीवन के एक दिन, एक ऐसे दिन का विस्तृत वर्णन है जिसमें इस कहानी को लिखा गया है, ठीक है। The day was coincidentally his birthday too। और वो दिन क्या था? अचानक से, मतलब कोइंसिडेंस अपन मान लेते हैं कि वो उसी दिन उनका बर्थडे भी था। एक ऐसे दिन, एक दिन मतलब वन डे, ठीक है, एक दिन पे ये कहानी लिखी गई है और वो दिन क्या हो जाता है? कुदरती, मतलब अचानक से कोइंसिडेंस, वो दिन उनका बर्थडे ही होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? बर्थडे टू, वो दिन उनका जन्मदिन भी होता है। संयोग से उनका वो दिन जन्मदिन भी था। आगे हम देखें, देयर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट प्रेवलेंट इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है? आत्मतत्व। ये स्टोरी किस पे है? ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं आत्म कहानी, खुद के ऊपर लिखी गई जो कहानी होती है वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफिकल। तो हम लिख सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। स्वयं पर लिखी गई कहानी, ठीक है। कुदरती वो दिन उनका बर्थडे था, एक ऐसे दिन का वर्णन है इस कहानी के अंदर, और कुदरती वो दिन क्या हो जाता है? उनका बर्थडे ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कहानी क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, खुद पे लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। खुद के ऊपर बायोग्राफी होती है, जीवन कथा, और ऑटोबायोग्राफिकल होती है समव्य की जीवन कथा, जीवन से संबंधित। द फोकस इज मेड ऑन ए सिंगल डे इवेंट एंड एक्सपीरियंस। इस कहानी का जो फोकस है वो किस पे है? पूरा फोकस एक दिन के ऊपर है, सिंगल डे, सिंगल डेज इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस।
ठीक है। एक दिन सिर्फ एक सिंगल डे के जो इवेंट्स, जो घटना घटती है और उससे जो अनुभव प्राप्त होता है लेखक को, उस पे ये कहानी लिखी गई है। तो जैसा कि नाम बर्थडे से हमें लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब किसी के बर्थडे मना रहे होंगे या किसी का जन्मदिन मना रहे होंगे, ऐसी कोई कहानी होगी, नहीं, ऐसी नहीं है। ये कहानी एक दिन है, एक दिन में लेखक ने जो चीज देखी अपनी लाइफ में, जो अनुभव प्राप्त किया, और वो दिन क्या था, कुदरती उनका बर्थडे ही था। तो इसलिए लेखक के लिए वो दिन उनके लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हो गया और उसके ऊपर उन्होंने ये स्टोरी लिखी। द नेटर सफर्ड अटर फ्यूनरी, ठीक है। अब क्या दिखाया जाता है कि जो लेखक था वो अत्यधिक निर्धनता से पीड़ित था, उसके पास कुछ भी नहीं थे, और वो किस चीज से पीड़ित था, फ्यूनरी मीन्स सफर्ड नेटर फ्यूनरी मीन्स क्या होता है, गरीबी से, निर्धनता से, गरीबी से पीड़ित था। He had to make struggle even and acquire a cup of tea and then too on a special day in his life। अब वो दिन है जो जिस दिन लेखक अपने लिए सिर्फ एक कप चाय के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है अपने जीवन में, और वो दिन कुदरती क्या है, उसकी लाइफ का बर्थडे वाला ही दिन है। सोचो कि आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन पे आपको एक कप चाय नहीं मिल रही है पीने के लिए, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो दिन आपकी लाइफ का कैसा दिन होगा। इस तरीके से इस जो सिंगल डे है, दिस डे वो डे था जिस दिन की उसको एक कप चाय के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हिज बर्थडे, विच बर्थडे, ये था उनका जन्मदिन। कौन सा जन्मदिन था, इट वॉज नॉट क्लियर इन हिज माइंड, ये उनकी माइंड में क्लियर ही नहीं था, ये उनको पता ही नहीं था कि वो उनका कौन सा जन्मदिन है, वो कितने साल के हो चुके हैं, लेकिन वो उनका बर्थडे था, ये उनको पता था। इट वॉज ट्रू दैट वन मोर ईयर ऑफ हिज स्ट्रगलिंग लाइफ पास्ट, ये बात सत्य थी कि उनके जीवन का एक और साल गुजर गया, एक साल इसी तरीके से उनके जीवन का और गुजर गया। बट विच बर्थडे वॉज इट एक्चुअली, लेकिन ये जो उनके जीवन का असल में कौन सा जन्मदिन था, ये उनको अभी भी समझ में नहीं आया था। कि कंजर्ड, वो मतलब एक तरीके से अनुमान लगाया उन्होंने कि हो सकता है इट मे बी 26, इट मे बी 13 और 47, ये हो सकता है कि 26 भी हो सकता है कि 30 भी हो सकता है कि 47 भी हो। देयर वॉज नथिंग सर्टेन, वो उनको बिल्कुल भी पक्का पता नहीं था, ठीक है। ही वॉज मच अपसेट, अब वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ही वॉज सेटिस्फाइड टू लुक एट हिज अपीयरेंस इन ए मिरर, अब वो अपने सुंदर जो चेहरा था उनको, उसको देख के, वो आईने में देख के खुद को क्या करते हैं, एक तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं, एक तरीके से संतुष्ट करते हैं कि ठीक है। इट वॉज ऑल राइट बट ए वाइट लाइन इन हिज हेयर मेड हिम रियलाइज दैट हिज यूथ वॉज पासिंग एंड ही वॉज ग्रोइंग टुवर्ड्स ओल्ड एज। अब वो जब मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो बालों के बीच से जब उनको एक तो वाइट कलर के हेयर दिखाई देते हैं, तो उनको एहसास होता है कि उनकी जो जवानी है वो अब बीत रही है और वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ओल्ड एज की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अपने बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। When he stroked his head, he felt some headache, but why? जब उन्होंने अपने सिर को थोड़ा सा ऐसे थपथपाया तो उन्हें थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, थोड़ा सा दर्द लगा, पर क्यों महसूस हुआ ये उनको नहीं पता। बट वाई, पर क्यों? इट वॉज सपोज टू बी कॉज बाय नॉट गेटिंग ए कप ऑफ टी सिंस मॉर्निंग, ये हो सकता है कि सुबह उनको एक कप चाय नहीं मिली हो पीने के लिए, इस वजह से भी उनके सर में दर्द हो रहा होगा। He had no means to get one and his accoutrements did not offer any, चाय के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था और नहीं कोई परिचित लोग थे जो उन्हें चाय पिला सकते थे, पिला नहीं रहे थे, ठीक है। Outward he appeared as a well-to-do person, बाहरी तौर पे दिखने से, कपड़े पहनने और तरीके से दिखने से वो एक संपन्न व्यक्ति दिखाई देता था, लेकिन
उसके पास कुछ भी नहीं था। इवन इफ द टर्म्स ऑफ हिज ड्रेस वर ऑल बोर्ड वंस, हो सकता था कि चाहे उसके सारे कपड़े मांग के ही पहने हुए थे। ही हैड नो मनी टू बाई ए कप ऑफ टी, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था कि वो 1 कप चाय खरीद सके। एंड मील, और खाने के लिए कुछ चीजें खरीद सके। एंड द रेंट ऑफ हिज रूम वाज ओवर ड्यू, और उसके जो रूम का जो रेंट था, किराया जो चल रहा था, वो वैसे ही ओवर ड्यू चल रहा था, वो पहले से ही भुगता हुआ नहीं था। When he told the close-ceiling children that he had no money, there was disbelief in their face. जब वो उसने खड़ाऊ बेचने वाले बच्चों से कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उनके चेहरे पे अविश्वास का भाव आ गया। जब वो बच्चे वहाँ पे जो घूम रहे थे, कुछ चप्पल वप्पल बेच रहे थे, तो उनको बोल रहे हैं कि भाई चप्पल खरीद लो, तो उनको बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो बच्चे उसको देख के अचंभित हो जाता है कि कपड़े वपड़े ठीक से पहना हुआ आदमी, और बोल रहे हैं कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। He had a wide range of acquaintances in the country. अब क्या होता है, इस देश में उनके अनेक परिचित लोग थे। यहाँ पे उनके जो रिलेटिव्स थे, जानकार थे, वो बहुत सारे थे। उनमें से वो कौन लोग थे? हिज फ्रेंड्स वर मेल्स एंड फीमेल्स, उनके दोस्त मेल भी थे और फीमेल्स भी थी, लड़कियां, औरतें और आदमी दोनों तरह के उनके फ्रेंड थे। फ्रॉम कैप कॉलमिया, कश्मीर, कैप कॉलमिया कॉलमिंग कश्मीर के थे। एंड कराची, कराची से भी थे कुछ लोग। इनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। टू कैलकाटा, जो कुछ लोग कलकत्ता से भी थे। He had a bold thinking with a feeling of fragility and portentous which is related toward his following words. क्या दिखाया जाता है उसमें? भातृत्व और वतन परस्ती की भावना वाले उद्दत विचार थे, जैसा कि इन शब्दों से प्रकट होता है। वो मतलब भाईचारे वाले उनके अंदर जो विचार थे, वो एक दूसरे से मिलके रहने वाले और इस तरीके के उनके विचार थे, जैसा कि वो उनके शब्दों से हमें दिखता है। लेट मी लव सेपर्ड एंड ओवरफ्लो इंडिया लाइक द फ्रॉगनेट लाइक ऑफ द फुल मून। तो क्या बोलता है? मेरा प्यार पूर्ण चंद्र की सुवासित किरणों की तरह पूरे भारत में फैले, उसे सरोवर कर दे। बट कुड ही गेन ट्रू लव फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है कि क्या उसे अपने मित्रों से प्यार मिल पाया? लेकिन क्या बोलता है? यस, ओकेजनली ही डिड, बट इट वॉज नॉट एन कंसल्ट फ्लो द इमोशंस टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो उनके देश के प्रति उनका जो प्रेम था, उसके अकॉर्डिंग वो बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्यार है, मेरा देश के प्रति जो प्यार है, वो चंद्रमा की रोशनी की तरह पूरे देश में फैले और सब एक दूसरे से मिलके रहे। लेकिन क्या उनको दूसरों से जो उम्मीद थी वो मिल पाई? वो उनको नहीं मिल पाई। लेकिन वो कभी कभी ओकेजनली उनको दोस्तों से उनकी हेल्प मिल जाती थी, लेकिन जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से उनको प्राप्त नहीं होता था। He remembered his emotional attachment with the parents. उनको याद है कि उनका जो इमोशनल अटैचमेंट था वो उसके माता पिता से उनका इमोशनल अटैचमेंट था। इमोशनल अटैचमेंट ही वॉज अनमाइंडफुल चाइल्ड, जब वो एक बहुत छोटे बच्चे थे, बालक थे। बट नाउ ही हैड लेवल्स सच एज रिवलेंटरी, सेडिटनिस्ट, ब्लेस्पर्स, कम्युनिकेस्ट एंड सो ऑन। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और अब उनके पास क्या हो चुका है कि उनको कई तरीके से नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कुछ लोग उनको क्रांतिकारी, कुछ लोग देशद्रोही, पाखंडी और साम्यवादी जैसे नामों से छाप लग गई थी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, वो लड़ाई लड़ने वाले उन लोगों में शामिल थे। तो कुछ लोग उनको बोलते थे कि देशद्रोही है, कोई बोलता था ये क्रांतिकारी है, कोई बोलता था ये पाखंडी है, कोई बोलता था झूठा है। मतलब इस तरीके के उनको नाम मिल गए।
क्या है आगे, सो हामिद इन्विटेशन टू हिम फॉर मील प्रोवाइड ए फुलफिल एक्सपीरियंस फॉर हिम। हामिद जो है उसे भोजन हेतु आमंत्रित करने के लिए निरर्थक चेष्टा रही। हामिद का उसे भोजन हेतु आमंत्रण उसके लिए निरर्थक चेष्टा रही। जन्मदिन होने के कारण एक्सपीरियंस फॉर हिम, ही हैड सम एक्सपेक्टेशन ऑन हिज बर्थडे बट अल्टीमेटली ही फेल इन ए ग्रेट मिजरी। ठीक है, जन्मदिन होने के कारण उनको ये अनुभव था, ये मतलब ये उनकी फीलिंग थी कि कोई उनको इनवाइट करेगा, कुछ खाने के लिए कुछ देगा इस तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, घोर संकट में पड़ जाता है। यहाँ तक कि उसके जो परिचित लोग थे वो लोग भी उससे मुंह मोड़ने लग जाते हैं। उसको ऐसी फीलिंग थी कि मेरे बर्थडे के ऊपर तो शायद कुछ लोग उसको पूछेंगे, हामिद करके जैसे फ्रेंड है या कुछ और है, वो लोग खाने पे इनवाइट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रेट मिजरी इवन हिज एक्विनेंटेंस ओवरलुक हिम, जब भी उसके जो परिचित लोग थे वो भी उससे उस दिन मुंह मोड़ लेते हैं। merely on the grounds that a detective CID was following him। अब क्या होता है कि सब लोगों को ये लगता है कि एक जासूस है और उसका पीछा कर रहा था। सब लोगों की नजरों में वो एक CID टाइप का पर्सन बन चुका था और सब उससे दूर होने लग जाते थे। Mr. P did not offer him even a cup of tea, but he was interested to him only in getting his articles to be published in his own name। Mr. P.S. जो Mr. P.S. करके जो कोई है व्यक्ति हैं, वो उनको एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो लेखन है वो पब्लिश होंगे तो उसके नाम से होंगे, मिस्टर P.S. के नाम से होंगे। His friend Gangadhar also troubled him by exciting and Anna for fairy fair। अब क्या है, अब उसके जो मित्र है, गंगाधर नाम के जो मित्र, जो किराए हेतु एक आना देने से भी उसे परेशान ही किया। उनके मित्र गंगाधर ने भी नाव के किराए हेतु एक आना ऐड कर भी उसे परेशान ही किया। उसके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उससे, वो उसका जो मित्र था वो उससे ले लेते हैं। तो किस तरीके की उनकी स्थिति हो जाती है। He communicated his message to Gangadhar, let the flame of revolution rise everywhere। तो इस तरीके से गंगाधर के सामने अपना बात रखते हैं, कहते हैं क्रांति की लहर में सर्वत्र उठने दो। मतलब कि जब उस टाइम पे लड़ाई वगैरह चल रही थी तो वो बोलते हैं कि जो लड़ाई की जो लहरें हैं ये चारों तरफ से उठने दो इनको। The narrator's landlord was also indifferent about his mission and the prevailing conditions। जो उनके जो मकान मालिक थे वो भी उसके मिशन और हालात के प्रति निष्पक्ष थे। वो जो उस तरीके के, जिस तरीके की वो बातें करते थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो उसके जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक जो थे, वो भी उसके खिलाफ ही रहते थे। He disliked the narrator as he could not pay the rent regularly। वो उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेंट जो है रेगुलर पे नहीं करते थे, इस वजह से वो उनको पसंद भी नहीं करते थे। He was interrogated by the police for her hour, but he was a helpless creature who always tried to run his own life। उनको जो इंट्रोगेटेड पुलिस भी उनको क्या करती रहती थी, हमेशा परेशान करती रहती थी, जिस वजह से वो क्या करते थे, इधर उधर अपने जीवन को बचाने के लिए भागते रहते थे और कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था। तो कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है इस तरीके से। विथ डिफिकल्टी द बेस्ट टिपिकल फॉलो आल्सो डिड नॉट हेल्प हिज व्हेन द स्पेंडेड नॉट ए शार्प बट द
फॉलो मैड हीज, और जो चश्मे बेचने वाला एक लड़का था उसने भी उनकी हेल्प नहीं करी। इस तरीके से नैरेटर जो है, लेखक जो है, उनके जन्मदिन के दिन उनको कितने लोगों से उम्मीद थी लेकिन किसी ने भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं करी। पॉवर्टी ओपन टू ऑल विच वॉज फेल्ट एज इम्यूलेटिंग ऑफ द सफर, जो गरीबी थी वो चारों तरफ से उनको इस तरीके से आके घेर चुकी थी कि उनको चुपचाप एक मैथ्यू की रसोई में जाके भोजन चुराना पड़ा, भले ही बाद में उसे कर्म उसके प्रति हामी भरनी पड़ी हो। तो इस कहानी में अंत में एक बात ये दिखाई जाती है, द स्टोरी एंड विथ ए चीयरिंग नोट बट द सफरिंग बोर्न बाई द नरेटर लीव एन एवरी लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड एज अपीलिंग स्टोरी बेस्ड ऑन रिलीजन। कहानी के अंत में सुखद ये चीज होती है कि लेकिन जो नैरेटर द्वारा झेली गई जो उसकी कठिनाइयों को पाठक मस्तिष्क में एक ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ती है जो यथार्थ पर आधारित कहानी को रोचकता प्रदान करता है। मतलब कि लास्ट में कहानी पूरी इस तरीके की है कि लास्ट में जाके उसको कहीं से खाना मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो उसने स्ट्रगल की, जो इस तरीके के लोगों के व्यवहार देखे, वो भी उसके जन्मदिन के अवसर पे, तो इस तरीके से एक इफेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर कि किसी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर ही वो इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, इस तरीके से उसको खाने के लिए मतलब कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एक कहानी है बर्थडे, जो नरेटर में ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है, उनके समय के अनुभव पर आधारित है। तो इस कहानी में देखा कि किस तरीके से बर्थडे वाले दिन उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो चीज़ उनके लाइफ में एक अमिट छाप छोड़ गई है। तो आगे हम स्टोरी डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं।